हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हमारी आधारित होने वाली है यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पे, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है सुशासन की अवधारणा और विकास। तो यूजीसी नेट में बात करें तो यहाँ से आपके प्रश्न बने थे कि वर्ल्ड बैंक ने आपका सुशासन की जो अवधारणा है वो किस क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग किया था, कब किया था, इनकी रिपोर्ट क्या थी। इसके अलावा यूएनडीपी में सुशासन की 8 जो विशेषता है वो कौन सी थी, तो उनका क्रम भी आपका पूछा गया था। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सुशासन की अवधारणा और विकास। तो सुशासन मीन्स अच्छा शासन, सु मीन्स अच्छा। यहाँ पे आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक शब्द सुना होगा, वो बार बार बात करते रहते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सुशासन की। तो शासन आपका 2 टाइप्स का होता है। तो पहले तो पारंपरिक लोक प्रशासन जिसको कहा जाता है, ट्रेडिशनल टाइप से, जो टाइम पीरियड से जो आपका चलता आ रहा है, एनिशियंट टाइम पीरियड से, जहाँ पे सत्ता का जो एकाधिकार है वो केवल एक ही जगह होता है। जैसे कि एकात्मक सरकार, एक ही जगह आपका पूरी मतलब एक ही जगह गवर्नमेंट होती है और वही डिसाइड करती है कि किसको सत्ता दी जाएगी, किसको नहीं। तो राज्य का सत्ता पे एकाधिकार होता है। और मॉडर्न टाइम पीरियड में बात करें तो यहाँ पे जो शासन के ढांचे हैं वो एक नहीं है, इसमें आपका काफी बड़ा बदलाव आया है। बदलाव किस सेंस में कि सबसे पहले इसका विकेंद्रीकरण आपका हुआ है। आपका सबसे पहले गांव के लेवल पे अलग प्रशासन है और राज्य के लेवल पे अलग प्रशासन है और देश के लेवल पे अलग प्रशासन है। दूसरा, संस्थागत जवाबदेही। तो संस्थागत जो जवाबदेही है वो भी आपका मॉडर्न टाइम पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि भारत में बात करें तो जो मंत्रिपरिषद होती है, जो आपके अपने कार्यों के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। कानूनी और प्रशासनिक सुधार का एक ये महत्वपूर्ण आयाम था। इसके अलावा जमीनी स्तर पे भी लोकतंत्र की संरचना, डेमोक्रेसी, ग्राउंड लेवल पे काफी ध्यान दिया गया मॉडर्न टाइम पीरियड पे। तो बात करेंगे इन सब की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका हिस्टोरिकल जो एवोल्यूशन है, कहाँ से हुआ है। तो 1989 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट, मतलब इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था कि कहाँ के सेंस में, आपका जो अफ्रीकी क्षेत्र है उसके सेंस में। और वहां पे एक रीजन पड़ता है जिसका नाम था उप सहारा अफ्रीका के अध्ययन पे आधारित इन्होंने ये दिया था 1989 में। तो प्रश्न पूछा गया था कि सुशासन का विचार सबसे पहले 1989 में विश्व बैंक ने किस सेंस में प्रयोग किया था। तो सब सहारन अफ्रीका में, अफ्रीका एक देश है, उसका एक रीजन है वहां पे। तो वहां पे उन्होंने पाया कि वहां की सरकारों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की, प्रशासनिक जवाबदेही की भारी कमी आपकी है। तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। कहाँ पे, किस रीजन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिस रिपोर्ट का नाम भी आपका कई बार पूछा गया है। हिंदी में बात करें तो इस रिपोर्ट का नाम है शासन और विकास रिपोर्ट, यानी आपका गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने 1992 में जो रिपोर्ट जारी की थी उस रिपोर्ट का नाम क्या था, जिसमें उन्होंने सुशासन की परिभाषा को डिफाइन किया था। तो शासन और विकास रिपोर्ट इसका नाम था, वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी और इसमें इन्होंने सुशासन की परिभाषा आपकी बताई थी। तो यह रिपोर्ट वैश्विक सुधारों और दाता नीतियों यानी डोनर पॉलिसी का आधार बनी। तीसरा आपका है विश्व बैंक द्वारा परिभाषा क्या थी। तो इन्होंने परिभाषा दी कि सुशासन वह तरीका या ढंग है जिससे कोई सरकार देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अपनी आर्थिक और सामाजिक शक्तियों और संसाधनों का प्रबंधन करती है। तो ये परिभाषा आपकी पूछी गई थी बहुत बार अन्य एग्जामों में और आपके पास ऑप्शन में थे IMF, UNDP, इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं होती है उन्हीं। तो पूछा गया था यह तरीका या ढंग किसने, जिससे कोई सरकार देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अपनी आर्थिक और सामाजिक शक्तियों और संसाधनों का प्रबंधन करती है, ये किसने दिया। तो विश्व बैंक ने दी थी सुशासन के संबंध में। तो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रबंधन करना, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा प्रिडिक्टेबल एवं कानूनी ढांचा, यहाँ पे इसके बारे में विस्तृत रूप से इन्होंने बताया था। और बात करें तो बेसिक लोकप्रियता आपकी कब आई, किस माध्यम से। तो 1990 का वो दशक जहाँ पे विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं आप, 1944 में बना था। 2 संस्थाएं बनी थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। वहां पे उसके 2 ट्विन मतलब 2 बच्चे पैदा हुए थे, एक का नाम था विश्व बैंक, एक का नाम था आपका
IMF और विश्व बैंक, जिसको कि IBRD उस समय कहा जा रहा था, और इसकी 5 ब्रांचेस है, और 5 ब्रांचेस में से इंडिया एक कम मेंबर्स नहीं है, 5 में से 4 कम मेंबर्स ऑलरेडी भारत है। और UNDP, जिसने जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 1965 में आपका बना था। तो वैश्विक संस्थाओं द्वारा इस अवधारणा को पूरी दुनिया में इन्होंने लोकप्रिय बनाया था, किस अवधारणा को, सुशासन की अवधारणा को। तो पूछा जाता है कि 1990 के दशक में किन संस्थाओं ने सुशासन की जो अवधारणा है उसको पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? तो विश्व बैंक, IMF और UNDP ने। तो बेहतर शासन बेहतर विकास के मुख्य उद्देश्य थे, और इसके साथ सुशासन के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी सरकार के ऊपर आपका एक कानून होना, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, नियम कानून होने चाहिए, जो कि जब भी वो अपने मतलब बाउंड्री से बाहर जाए, जब भी वो अपना मतलब दायित्व पूरा नहीं करे, तो वो संविधान काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि उनको डायरेक्ट करता है। भागीदारी, पार्टिसिपेशन के सेंस में, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता, न्याय और समावेशन, उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। तो ये इसके बारे में था। 1989 में आया था शब्द, वर्ल्ड बैंक ने दिया और सब सहारन अफ्रीका के लिए प्रयोग किया था। वहां पे शासन अच्छे से नहीं चल रहा था, इसलिए 1992 में रिपोर्ट आती है, और इसी रिपोर्ट में उन्होंने परिभाषा दी थी। रिपोर्ट का नाम था शासन और विकास रिपोर्ट, यानी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। फिर इन्होंने UNDP ने और IMF ने, डब्ल्यू बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने इस शब्द को आपका लोकप्रिय बनाया था, इस अवधारणा को पूरी दुनिया में 1990 के दशक में, जिसमें उन्होंने बोला था बेहतर शासन बेहतर विकास, जिससे पहले बेहतर शासन होगा तभी बेहतर विकास होगा, तभी आपका लोगों का जीवन आपका बेहतर अच्छे ढंग से आपका चलेगा। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं भी पूछी गई थी। UNDP द्वारा निर्धारित सुशासन की 8 विशेषता कौन थी? तो UNDP एक संस्था है जो कि विकास से संबंधित चीजों के बारे में बात करती है। 1965 में आपकी बनी थी। तो शासन की गुणवत्ता को मापने के लिए इन्होंने 8 प्रमुख लक्षण बताए थे। तो कब हम कहेंगे कि इस देश में आपका सुशासन है, अच्छे से शासन आपका चल रहा है अकॉर्डिंग टू UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले जवाबदेहिता इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटेबिलिटी, सरकारी जो अधिकारी है संस्थानों को जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। दूसरा, पारदर्शिता, तो शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाएं पूरी तरह से खुली, स्पष्ट और पारदर्शित होनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जा सके। तो भ्रष्टाचार एक इम्पोर्टेंट समस्या है, एक महत्वपूर्ण समस्या है, वर्तमान समय में एक चुनौती का विषय है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे उन्होंने बल दिया था। तीसरा है भागीदारी, तो समाज के हर वर्ग, हर विशेष की जाति, धर्म, किसी भी आधार पर भेदभाव ना करके आपका विशेषकर नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के बारे में इन्होंने बात किया था। तो दिस इज अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर्स ऑफ UNDP, जो कि उन्होंने आपका गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के सेंस में दिया था। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन, एक निष्पक्ष यानी एक आपका फ्री एंड फेयर क्या होनी चाहिए, लॉ होना चाहिए, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव का काम करने वाला कानूनी ढांचा तैयार होना चाहिए। फिर है रिस्पॉन्सिवनेस यानी उत्तरदायित्व, तो सरकारी संस्थाओं को नागरिकों और हितधारकों की समस्या का समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से समाधान करना चाहिए। नेक्स्ट है सहमति आधारित कंसेंसस ओरिएंटेड, तो नीति निर्माण के दौरान समाज के विभिन्न समूहों के बीच हितों की मध्यस्थता, एक व्यापक सहमति बनाना आवश्यक है। समानता और समावेशिता, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, तो समाज में शासन के हर वर्ग, विशेषकर हाशिए पे स्थित लोगों का ध्यान रखा जाना। 2 शब्द आते हैं, एक है इक्वालिटी, जिसमें कि समाज के सभी लोगों के लिए समान अवसर दिया जाता है। इक्विटी यानी देखा जाता है कि किस व्यक्ति को नीड है एक्चुअल में, तो उसको आप इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी और समावेशिता इसकी विशेषता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिवनेस के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे कि जाति, धर्म, इन सबको बिना जाति धर्म के आधार पर भेदभाव के हर व्यक्ति को आपका विकास का समान अवसर दिया जाता है। प्रभावशीलता और दक्षता यानी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो ये भी UNDP के द्वारा एक कैरेक्टरिस्टिक दिया गया था। तो लक्ष्यता, पारदर्शिता, पारदर्शी, जवाबदेह, सहभागी, समावेशन, शासन के माध्यम से सतत विकास और जनता का कल्याण सुनिश्चित करना। UNDP ने कितने फीचर दिए थे, कितने विशेषता बताई थी, कितने सिम्टम्स बताए थे ये आपके शासन के, गुड गवर्नेंस के। इन्होंने उसकी क्वालिटी मापने के लिए ये 8 फीचर बताए थे। फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, इन हिंदी जवाबदेहिता। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, इन हिंदी पारदर्शिता। थर्ड पार्टिसिपेशन, इन हिंदी आपके एक्टिव
भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन बोलते हैं इंग्लिश में, एंड कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, और ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। रिस्पॉन्सिवनेस, उत्तरदायित्व, सहमति आधारित, कंसेंसस ओरिएंटेड, एंड समानता और समावेशिता, और आपका प्रभावशीलता और दक्षता। तो ये थे यूएनडीपी के द्वारा इंपॉर्टेंट सुशासन के 8 पैरामीटर्स, 8 फीचर्स। इसके अलावा बात करते हैं संसद की कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति सबसे पुरानी आपकी मानी जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये आपकी स्थापित की गई थी, और 22 इसमें सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपका अपोजिशन जो पार्टी होती है उसका अध्यक्ष होता है। पहले आपका रूलिंग पार्टी का ही अध्यक्ष होता था, लेकिन बाद में एक प्रोविजन किया गया, एक रिफॉर्म किया गया, जहां पे बोला गया कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का आपका होगा। तो यहाँ पे कैग की जो रिपोर्ट है उसका मूल्यांकन करती है, और आपको पता होगा कि कैग जो है एक ऑडिट करता है, रिपोर्ट निकालता है कि सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्चा किया। जब आपका खर्चा हो जाता है फिर उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर उस रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से ये आपका चलता है। तो व्यय संसद की स्वीकृति के अनुसार हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें भी इस कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान आपका रहता है। दूसरा है एस्टिमेट कमेटी, यानी आपका प्राक्कलन समिति, अनुमान समिति। तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी आपके लोकसभा से होते हैं। तो ये बात करती है जब आपका बजट तैयार होता, मतलब बजट तैयार होने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उस बीच बात करती है कि कितना प्रस्तावित खर्चा होगा, कितना एस्टिमेशन होगा, कितना अनुमान होगा, कितनी वित्त व्ययिता आपकी होगी, इन सब के बारे में बात करती है। तो 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पे आपकी बनी थी। जॉन मथाई जो कि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं इंडिया के। सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो 22 सदस्य होते हैं इसमें, सेम पीएसी की तरह। 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पे बनी थी। तो ये देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, एलआईसी आदि जैसे जो रिपोर्ट होते हैं, उनके व्यावसायिक वित्तीय प्रदर्शन का सूचकांक मूल्यांकन करती है, क्योंकि केवल सरकारी मतलब जो एजेंसी है वही भ्रष्टाचार आपकी नहीं कर सकती है, बल्कि देश के जो अन्य क्षेत्र है जैसे पीएसयू, एलआईसी, ये इन सब में भी जो मामले होते हैं उनके बारे में बात करती है। विभागीय संबंधित स्थायी समिति, इनकी बात करें तो 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से, आपका 10 राज्यसभा से, और डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी इसको कहा जाता है, परमानेंट कमेटी 1993 में बनी थी। तो कुल आपकी 24 समितियां हैं जो कि विभिन्न मंत्रालयों के विधेयकों, अनुमान मांगों, वार्षिक रिपोर्टों की बारीकी से समीक्षा करती है। तो विशेषाधिकार समिति, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस 1950 में बनी थी। तो संसद सदस्यों का बाहरी लोगों द्वारा किए गए विधायी विशेषाधिकारों के उल्लंघन, संसद की अवमानना से संबंधित है। 105 आपने आर्टिकल भी पढ़ा होगा, जो कि संसद के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो विशेषाधिकार होते हैं उनकी बात करते हैं। एथिक्स कमेटी 1997 में आपकी बनी थी, जो कि राज्यसभा के लिए थी 1997 में, लेकिन लोकसभा के लिए आपकी 2002 में बनी थी। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, उनके नैतिक व्यवहार की निगरानी करती है, इसके बारे में आपकी बात करती है। तो ये थी कुछ कमेटी। तो कुछ कमेटी आपकी परमानेंट कमेटी होती है जो कि हमेशा के लिए रहती है, कुछ आपकी जो मतलब कुछ समय के लिए बनाई जाती है, टेम्पररी, जैसे काम पूरा हो जाता है इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी। इसके अलावा भारत में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार की हम बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट आपकी आई है, जैसे कि गोपाल स्वामी आयंगर रिपोर्ट 1949 में, तो पुलिस सुधार से संबंधित इसको माना जाता है। दूसरा है एडी गोरवाला समिति 1951 में। फिर आती है 1953 में पॉल एपलवी रिपोर्ट, जिसके आधार पर भारत में लोक प्रशासन जो संस्थान है दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। फिर है संस्थानम कमेटी 1962 में, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना होती है 1964 में, और 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस, वैधानिक निकाय आपका बनाया जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया था, 1966 में आया था, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। 5 जनवरी की ये डेट है। हनुमंत तैया बाद में इसका कार्यभार संभालते हैं, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने 20 रिपोर्ट आपकी जारी की थी, और भारत में पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना को मजबूत करने की सिफारिश की थी, और इसी सिफारिश के तहत 1958 में पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त जो बिल है वो पेश किया गया था, लेकिन आपका पास ना हो पाया। फिर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति 2005 में बनी थी, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था वीरप्पा मोइली, जो कि एक राजनीतिक मतलब नेता भी थे। तो इनकी अध्यक्षता में 2005 में एक कमेटी बनती है सेकंड एआर से, जिन्होंने आपकी
टोटल 15 रिपोर्ट आपकी निकाली थी। तो यहाँ पे इनका जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बने थे। तो इन्होंने 21वीं सदी के प्रशासनिक ढांचे को बदलने के लिए 15 रिपोर्ट दी थी, जैसे कि सूचना का अधिकार पहली रिपोर्ट थी, मास्टर की इसको कहा गया है। दूसरा है मानव पूंजी का विकास, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, सिविल सेवा में सुधार, क्राइसिस मैनेजमेंट चौथी रिपोर्ट आपकी थी, शासन में नैतिकता, सिटीजन चार्टर 12वीं रिपोर्ट थी। इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था, तो इन्होंने बहुत सारे ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना 11वीं रिपोर्ट थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट समिति चुनाव की बात करें तो गोस्वामी समिति आपने सुना होगा चुनाव सुधारों के बारे में। फिर आपका दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में। फिर आपका बोहरा समिति राजनीति और अपराधियों के साठगांठ जो नेक्सस होते हैं उनसे संबंधित है। फिर आपने इंद्रजीत कमेटी सुनी होगी, 1998 में आई थी। फिर है पुंछी आयोग 2007 में, केंद्र राज्य संबंधों को बढ़ावा देने हेतु आपका